नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो साथियों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लगाने वाले हैं हिंदी के ऐसे ज़बरदस्त प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लीजिए, हिंदी टेस्ट है। प्रश्न नंबर 1 है कि से विभक्ति है, सी विभक्ति किस कारक में प्रयुक्त होती है? अधिकरण कारक में, आपादान कारक की, कर्म कारक की, या फिर उपयुक्त में से किसी की नहीं। तो यहाँ से लॉक करिएगा कि से विभक्ति है तो से विभक्ति आपकी करण कारक में प्रयोग होती है, कारक के रूप में और साधन के रूप में, और आपकी से विभक्ति प्रयोग होती है अपादान कारक में अलगाव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करण कारक कहीं पर मिला नहीं मिला, तो इसलिए हम यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि काली मिर्च पद में समास है। काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गया, नील गाय हो गया, है ना, श्वेत कमल हो गया। जब भी जहाँ पर बात की जाए, विशेषता की बात की जाए, विशेषण की बात की जाए, वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? हिंदी में समास की संख्या कितनी है? तो समास की संख्या है 6। हिंदी में समास की संख्या कितनी है? तो 6 प्रकार के समास आपके होते हैं। काली मिर्च पद में समास है। अब इसका अगर आपको समझना है कि हम क्या करें, वो चाहे काली मिर्च हो, लाल मिर्च हो, नील गाय हो, श्वेत कमल हो, जब आपको समझना है कि हम कैसे इसको निकालें कि कौन सा समास है, आप कर लीजिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कर लीजिए काली मिर्च की। तो मिर्च और काली यानी कि काली और मिर्च दोनों अलग अलग हो गए। तो विशेषता किसकी है? मिर्च कैसा है भाई? मिर्च की विशेषता है कि काला है। ठीक है, मिर्च को बदला जा सकता है, चाहे काला हो सकता है, वो चाहे पीला हो सकता है, लाल हो सकता है। जब मिर्च की विशेषता काली है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। जब भी विशेषता की बात की जाए, आपका कर्मधारय समास को याद रखिएगा। बहुव्रीहि समास में जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, वो चाहे चौराहा हो, पंचानन हो और तिराहा हो, जिसमें संख्या लगे कि ये संख्या ही है, उसका संधि विच्छेद करो। अगर संख्या निकल के आता है तो तुरंत आप लॉक करिए द्विगु समास। डी ऑप्शन द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, दिन रात, जिसमें दोनों पद एक बराबर हो, प्रधान हो। और कैसे पहचानोगे? तो बीच में योजक चिन्ह से लगा होगा। ठीक है, फिलहाल बी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, स्वरों का उच्चारण। ठीक है, स्वरों का उच्चारण कहाँ होता है? व्यंजनों की सहायता से होता है। हम जब स्वर का उच्चारण करते हैं, आ, ई, उ, अंग, जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो किसकी सहायता से करते हैं? सिंपल सी बात है, अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, अगर हमको का बोलना हुआ, अगर हमको का बोलना हुआ तो हम का के साथ आ भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपका का ये पूरा तो है नहीं कि का पूरा है। अगर हम का बोलेंगे तो हमें स्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ये आपके स्वर हैं। लेकिन जब स्वरों को बोलना हुआ तो किसकी सहायता की जरूरत पड़ती है? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या फिर बिना किसी की सहायता से होता है। बिल्कुल, अगर हमें आ बोलना हुआ तो आ बोलने के लिए हमें किसी की सहायता नहीं पड़ती है, ना रिश्तेदार ना पड़ोसी की। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन लॉक होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है लेकिन यूनिक है। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा कि संख्या का संधि विच्छेद होगा। संख्या का संधि विच्छेद क्या होगा? अच्छा बताइए, संख्या में कौन सी संधि है? संख्या में कौन सी संधि है? चलिए, संख्या में है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि संधि विच्छेद सम धन क्या होगा? सम धन क्या होगा? देखो दो यहाँ पर सेम है, ए और बी सेम है। सत धन क्या होगा या फिर शाह धन क्या होगा? क्या होगा? हम ए विकल्प को लॉक करें या फिर बी, तो हमें सब कुछ सेम दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ सेम नहीं है। क्या है? हलंत नहीं है, हलंत इसमें नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन कट जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सम धन क्या? जब भी आपको हलंत दिखे समझ लीजिए वो व्यंजन संधि ही है। व्यंजन संधि की पहचान हमेशा आपको हलंत दिखेगा।
प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है, रोए शब्द आ गया यहाँ पर। में कौन सा रस है? आप सभी को पता है, जब बात की जाए करुण हास्य रस की, तो हास्य में आपको हंसना दिखेगा। हास्य का मतलब भी होता है कि आप किसी नाटक को देखते हैं, किसी कहानी को देखते हैं, तो हम जो रस मिलता है ना, वो हास्य होता है। जो देख के आपको खुशी मिले वो हास्य। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। जब रोए की बात की जाए तो कौन सी रस हो जाएगी? कौन सा रस हो जाएगा आपका? शोक, स्थायी भाव शोक, यानी कि करुण रस। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चिर और चीर का अर्थ क्या होता है? चिर और चीर आपने सुना है? चीर हरण, है ना? चीर हरण सुना है। तो चीर का मतलब क्या होता है और चीर का मतलब क्या होता है? अगर चीर हरण होता है तो किस चीज़ का? नया। चीर का मतलब क्या? नया होता है। चीर का मतलब क्या? पुराना होता है। आपने चीर का मतलब चीर हरण सुना है। जब चीर हरण सुना है तो इसका मतलब कपड़ा होता है, और चीर का मतलब पुराना होता है। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार, राज दरबार से याद आया, मतलब राजा का दरबार, है ना? राजपुत्र, राजा का पुत्र। जब यहाँ पर का लोप हो रहा है तो इसका मतलब समास कौन सा है? समास कौन सा है यहाँ पर? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगी, राजा का दरबार। आगे देखिए प्रश्न नंबर 8। वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अभी आपने पहला प्रश्न ही देखा, किससे कौन से कारक में प्रयोग तो होता है? तो वह घर से बाहर गया, है ना? एक घर है और वो घर से कहाँ गया? बाहर गया। बाहर का मतलब वो मार्केट भी जा सकता है, जंगल भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। जब वो घर से बाहर गया तो इसमें भाई, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसका मतलब वो घर से अलग होगा। जब अलगाव की बात की जाए तो कौन सा समास हो जाएगा? आपादान आपादान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आपादान कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया क्या कहलाती है? सिंपल सी बात, दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। जब एक कार्य समाप्त होता है और जस्ट तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाती है? सी ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो। जब कर्ता एक ही क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया शुरू कर देती है, तो वहाँ पर होता है पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 10। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आदि में लगता है, शब्द के प्रारंभ में लगता है। और शब्द के प्रारंभ में क्या लगा है यहाँ पर? क्या आ है, आती है, अंत है, या फिर आ है? आप इसको संधि विच्छेद कर दीजिए। अत्यंत, अत्यंत है ना, अति आ जाएगा आपका, तो इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मित व्यय का विलोम होता है। मित व्यय, मित व्यय का विलोम क्या होता है? तो मित व्यय को पहले आप समझोगे। मित व्यय का मतलब क्या होता है? कम खर्च, कम खर्च, है ना? और कम खर्च का आप उल्टा कर दीजिए, इसका मतलब ज़्यादा खर्च, ज़्यादा खर्च या फिर बेफिजूल खर्च, है ना? बेफिजूल खर्च, बेफिजूल खर्च। ठीक है, तो कम खर्च तो हो गया आपका मित व्यय, लेकिन ज़्यादा खर्च के लिए कौन सा शब्द लोगे आप? तो यहाँ पर हो जाएगा अपव्यय। ठीक है, अपव्यय हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। मित व्यय का विलोम होगा अपव्यय। क्लियर? नहीं, अल्प व्यय, यहाँ पर अल्प व्यय अगर आप लोग को लग रहा है अल्प व्यय, तो अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा खर्चा, है ना? थोड़ा खर्चा नहीं, ज़्यादा खर्चा होगा।
प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोच्छा का, अंगरखा का, अंत्र का या फिर अग्रहायन का? किसका होगा? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है बताइए। अंगोछा क्या है? तद्भव शब्द है, आपको तत्सम शब्द ढूंढना है। तो ये ऑप्शन लॉक होगा अंग प्रोच्छा का। अंगरखा मतलब अंगरक्षक, अंत मतलब आंत, ठीक है, ये ऑप्शन लॉक होगा। अंग प्रोच्छा जो है अंगोछा का तत्सम शब्द है, और यहाँ पर बात कीजिए अंगोछा किसका तद्भव शब्द है, तो अंग प्रोच्छा का। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर, जहाँ पर क्या होता है, कर्म एक होता है जिसमें कर्म होता है और सकर्मक होता है, विदाउट कर्म के अकर्मक होता है। तो बात कीजिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म हो, और अकर्मक मतलब जिसमें कर्म ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 14, हिंदी में कितने वचन होते हैं? आपने संस्कृत में देखा होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, लेकिन हिंदी में कितने वचन होते हैं? सबसे पहले तो वचन किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक को वचन कहते हैं। एक या दो से अधिक वचन कहते हैं। वो चाहे कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो, किसी का नाम हो, अगर एक है तब एक वचन हो जाएगा, अगर एक से अधिक है, दो है, चार है, छः है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्लियर? आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15, कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? क्या पुल्लिंग होगा, नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा? जब स्त्री की बात की जाए तो आप उसको अपने शब्दों में प्रयोग करिए। अगर फीमेल वॉइस निकल रही है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और मेल निकल रही है तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है इसका मतलब। जैसे पानी है तो पानी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? क्या है बताइए? तो आपने कभी सुना है कि पानी बह रहा है या फिर पानी बह रही है? इसमें शब्द कौन सा होगा? पानी बह रहा है। आपने कभी ये सुना है कि पानी बह रही है? ठीक है। जब पानी बह रही है गलत है तो इसका मतलब पानी बह रहा है, यही आपका क्या है? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग है तो यहाँ पर पुल्लिंग लॉक होगा, ठीक है। लेकिन बात की जा रही कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो रहा है, स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्त्रीलिंग। क्लियर? जैसे रात शब्द है, संध्या शब्द है, संध्या हो गई है ना, संध्या हो गई। आपने कभी सुना है कि संध्या हो गया? संध्या हो गई ना। जब संध्या हो गई तो जब स्त्रीत्व का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी, मृग और नैनी है ना। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, मृग अलग और नयन अलग, तो मृग नयनी में कौन सा समास है? तो आप नयन कैसा है भाई? नयन कैसा है? तो मृग के समान है, उसका नयन मृग के समान है। जब मृग के समान नयन है तो नयन की विशेषता है कि वो मृग के समान है, हिरण के समान है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मधारय समान। नयन की विशेषता है उसकी आंखें हिरण के समान है। क्लियर?
प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिसमें पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो, जिसको अव्यय बोलते हैं। पहला पद उपसर्ग हो। और बात की जा रही है घनश्याम, और घनश्याम किसको कहते हैं? घन के समान श्याम, घन के समान श्याम जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो। तो घन के समान श्याम किसको कहते हैं? श्री कृष्ण को कहते हैं। इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, ना तो पहला ना तो दूसरा। अगर बहुव्रीहि समास का उदाहरण आता है और उसमें बताया जाए कि तीसरा पद प्रधान होता है, तो तीसरा पद नहीं, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? आकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, ठीक है। सीता खाना, आकर्मक क्रिया का जो उदाहरण होगा ना, उसमें क्रिया नहीं होगी, ठीक है, कर्म नहीं होगा। सीता खाना बनाती है, खाना बनाती है, तो ये क्या है? सकर्मक है, सकर्मक क्रिया है। सोना चमकता है, क्या है? अकर्मक क्रिया है। हंसा रोती है, रोना, हंसना, खेलना, ये क्या है? ये है आपका अकर्मक क्रिया। पंछी आकाश में उड़ता है, अकर्मक क्रिया। पानी बहता है, अकर्मक क्रिया। और तारे चमकते हैं, अकर्मक क्रिया। और अशोक हंसता है, अकर्मक क्रिया, क्योंकि हंसना रोना तो ये भाई नेचुरल है ना। हंसना रोना तो ये तो कोई कार्य नहीं है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। और बात की जा रही है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, सीता खाना बनाती है, यही अकर्मक ना होकर सकर्मक है। क्लियर? प्रश्न नंबर 20, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम से हैं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? भाई कोई चीज़ हो, अगर आपको मीठा लगता है तो उसकी वो विशेषता है, उसका वो गुण है ना, कि वो मीठा है। खट्टा लगता है तो नींबू है, नींबू की क्या विशेषता है? नींबू का क्या गुण है? को खट्टा लगता है, तो खट्टा मीठा ये क्या है? ये गुण है ना। तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। संख्या की बात होगी तब ना संख्यावाचक होगा। व्यक्तिवाचक अगर किसी का नाम की बात की जाती है, और रामू, श्यामू, है ना, तब व्यक्तिवाचक। गुणवाचक भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, गुणवाचक। परिमाणवाचक भी जब नाप तौल की बात की जाती है, को वो 1 दर्जन है, 1 लीटर है, तब परिमाणवाचक, ठीक है। जैसे एक उदाहरण बहुत पूछा जाता है, 4 गज मलमल, तो ये आपका परिमाणवाचक है। क्लियर? फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस, कोई चीज़ आप देखते हो तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हो, एकदम अद्भुत हो जाते हो, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, ठीक है, विस्मय। सी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 22, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? यानी कि तद्भव भी है और तत्सम भी है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? स्पर्श क्या है? स्पर्श आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव छूना होता है, बिल्कुल सही है। और रागी का क्या होता है? तद्भव रानी होता है। मतलब संस्कृत जो शब्द होंगे वो आपके तत्सम शब्द होंगे, हिंदी के जो शब्द होंगे वो तद्भव शब्द होंगे। सापेक्ष क्या का निरपेक्ष होता है, श्रृगाल का क्या सियार होता है, बिल्कुल सही। ए भी सही है, पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और ए ऑप्शन भी पॉजिटिव है। लेकिन जो सापेक्ष का निरपेक्ष है, ए तत्सम सापेक्ष तो ठीक है, लेकिन जो निरपेक्ष है तो ये क्या है? विलोम शब्द है ना, विलोम शब्द है। इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, नहीं है तो निगेटिव यही है। प्रश्न नंबर 23, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य है? क्रिया का भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, 3 प्रकार की क्रियाएं आपकी होती हैं, ठीक है। अब भाववाच्य को पहचानना इतना आसान है, जिसमें नहीं आ जाए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाना खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे अपना होमवर्क किया नहीं जाता, जब नहीं आ जाए तो तुरंत भाववाच्य हो जाएगा। हम इस ऑप्शन को पढ़ते ही नहीं है, हम यहाँ पर मिल गया उससे फल नहीं खाए जाते, नहीं हो गया, हमारा बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
नहीं मिल जाए आपका काम हो गया। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। धिक्कार है, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरों को धोखा देकर धन कमाए। धिक्कार है। छी, कितने मैले कपड़े हैं। जब ऐसा कुछ आपको लगता है लिखा हो तो यहाँ पर कौन सा भाई क्या हो जाता है, कौन सा विराम चिन्ह होगा बताइए? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विधिवाचक, विस्मयादि बोधक। तो डी ऑप्शन हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। प्रश्न नंबर 25। निहारिका शब्द में निहित प्रत्यय की पहचान करें। प्रत्यय शब्द क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगकर एक नया अर्थ प्रकट करे। तो निहारिका में प्रत्यय बताइए क्या लगा है? निहारिका, निहारिका ई का प्रत्यय है ना, तो ई का प्रत्यय आ गया, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। दर्शक शब्द के लिंग और प्रत्यय की पहचान करें। मतलब आपको लिंग भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। तो दर्शक कौन सा लिंग है बताइए? आप इसको अपने शब्दों में प्रयोग करिए। अगर मेल देख रहे हैं तो दर्शक सुन रहे हैं। ठीक है। फीमेल देख रही हैं तो दर्शक सुन रही हैं। क्या आपने कभी मतलब बैठ रहा है कि दर्शक सुन रही हैं? जब नहीं बैठ रहा है तो दर्शक सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? पुल्लिंग है। हमें मिल गया है ना, हमें मिल गया कि पुल्लिंग है। ठीक। अब यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? जो प्रत्यय का मतलब जो शब्द के पीछे लग जाए। दर्शक, क्या शक प्रत्यय होगा? शक नहीं होगा, दर्शक अक प्रत्यय होगा, इसलिए पुल्लिंग और अक प्रत्यय लगा है। क्लियर? पुल्लिंग होगा और अक प्रत्यय लगा है, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है। हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है वो लकड़ी किस चीज़ की होती है भाई? आम की लकड़ी होती है ना, आम की लकड़ी होती है। तो उसके लिए शुद्ध शब्द क्या है? क्या हवन सामग्री उसको बोलते हैं, वन काष्ठ बोलते हैं, शुष्क काष्ठ बोलते हैं, या फिर समिधा बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हवन सामग्री। हवन सामग्री का मतलब होता है जो हवन में जलाने के लिए जितनी भी हवन कराने के लिए सामग्री इकट्ठी की जाती है उसको हवन सामग्री बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उसको समिधा बोलते हैं। ठीक। वन कास्ट नहीं बोलेंगे। प्रश्न नंबर 28। अद्भुत रस का स्थायी भाव 2 बार रिपीट प्रश्न हुआ है, सी ऑप्शन 20 में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29। कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर है? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पर पूछा क्या गया है? ह्रस्व स्वर पूछा गया कि इसमें कौन से वर्ग में ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर आपके कितने होते हैं? 4। आ, ई, उ और री। जो एकदम सिंगल हो, जिसमें कोई मात्रा ना हो, वो आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर आपका होता है, नाम से ही पता लग रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा। जैसे आप दीर्घ संधि पढ़ते हो तो जिसमें बड़ा आ हो, जिसमें बड़ी ई है, बड़ा ऊ हो, है ना, तो आय हो, ए हो, जिसमें मात्रा हो वो आपका दीर्घ संधि स्वर होगा। ठीक है। प्लुत स्वर का मतलब होता है जिसमें 3 मात्रा हो। 3 मात्रा भाई कैसे पहचानेंगे? जिसमें ओम लिखना हो तो ओम कैसे आप लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जिसमें ऐसे बीच में आपको यस टाइप का मिल जाए, है ना, यस टाइप का मिल जाए, वो आपका 3 मात्रा का काम करता है। ओम लिखना तो ओम, है ना, ऐसे पढ़ते होते 3 मात्रा का समय लगता है जिसमें। तो 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। स्पर्श व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? सबसे पहले बताइए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। वर्ग कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, है ना। का, चा, टा, ता, पा, इतने वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन के होते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा मिल रहा है? डी ऑप्शन। का, चा, टा, ता, का, चा, टा, ता, पा। तो टा नहीं है इसलिए ता है और पा है, तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। तो साथियों, इतिहास के 30 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपने इन 30 क्वेश्चंस में कितना स्कोर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।